गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम आपके लिए इंग्लिश का एक ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं। इस इंग्लिश के बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और जिस किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश को पूछा जाता है उन चीज़ों को फोकस किया जाएगा कि कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस बैच के रिगार्डिंग आज हमारी ये पहली क्लास है। इस पहली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश है क्या, किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश के पूछने का पैटर्न क्या रहता है और स्टूडेंट्स को किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है ताकि वो इंग्लिश के पोर्शन में या इंग्लिश के पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेट कर सकें। तो इन्हीं चीज़ों को शुरू करते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले इस इंग्लिश वर्ड को ही समझ लेते हैं कि ये इंग्लिश है क्या। मैंने आपके सामने लिखा ये इंग्लिश। अगर इस इंग्लिश वर्ड की मीनिंग की मैं बात करूं, इंग्लिश वर्ड के एक मीनिंग को हम सब बचपन से जानते हैं। इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है। जैसे दूसरी भाषाएं होती है उसी तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के साथ साथ में इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है। लैंग्वेज के साथ साथ में इंग्लिश क्या है? अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। इसी इंग्लिश के एक दूसरी मीनिंग की हम बात करेंगे। उस मीनिंग को समझने के लिए मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं और उस सेंटेंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो मैंने वर्ड लिखा है इंग्लिश, इस इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, आई एम योर इंग्लिश। मैंने ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, आई एम योर इंग्लिश टीचर, और इस सेंटेंस में मैंने यहाँ पर इंग्लिश का यूज़ किया। तो इसी इंग्लिश के मीनिंग को समझेंगे कि भाई यहाँ पर हमने जो इंग्लिश का यूज़ किया है इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है। इंग्लिश का एक मीनिंग हमें समझ में आया कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, साथ ही साथ ये एक सब्जेक्ट है। लैंग्वेज और सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है डियर? लैंग्वेज इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी जो हम बातचीत के लिए यूज़ करते हैं, कन्वर्सेशन के लिए जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज, जहाँ पर हम अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमें सिखाता है कि किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से कैसे यूज़ करना है। सब्जेक्ट हमें सिखाता है किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, तो ये सब्जेक्ट में हमें सीखने को मिलेगा कि ही के साथ हम गो का यूज़ ना करके गोज का यूज़ करेंगे। ही के साथ हम गो का यूज़ ना करके गोज का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भी सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही होनी चाहिए। लेकिन लैंग्वेज में कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, आप ही के साथ गोज़ का यूज़ करें, ही के साथ गो का यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर हमें सामने वाले को समझाना होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसी इंग्लिश वर्ड के दूसरे मीनिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसका दूसरा मीनिंग समझने के लिए मैंने एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा और मैंने लिखा इंडिया। इंडिया से एक वर्ड मैंने बनाया दैट इज इंडियन। भारत, भारतीय। एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा अमेरिका। अमेरिका से एक दूसरा एक्सप्रेशन हमें मिला अमेरिकन। इंडिया से बन गया इंडियन, अमेरिका से बन गया अमेरिकन। भी भारत, भारत क्या है? एक कंट्री का नाम है और भारत में रहने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे? भारतीय। इंडिया, इंडियन। अमेरिका, अमेरिकन। जैसे जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे? अमेरिकन। श्रीलंका से क्या बन गया? श्रीलंकन। श्रीलंकन हम किनको कहते हैं? वे लोग जो श्रीलंका के रहने वाले हैं। जैसे बांग्लादेश से बन गया बांग्लादेशी, पाकिस्तान से बन गया पाकिस्तानी,
चाइना से बन गया चाइनीज, जापान से बन गया जैपनीज, उसी तरह से इंग्लैंड से क्या बना, उसी तरह से इंग्लैंड से क्या बन गया, इंग्लिश। तो इस इंग्लिश वर्ड का दूसरा मीनिंग हमें समझ में आया, और वो क्या, इंग्लिश वर्ड का दूसरा मीनिंग क्या होता है, ये बात करता है सिटीजन की, ये बात करता है सिटीजन की। सिटीजन कौन होते हैं, किसी कंट्री के लोगों को हम क्या कहते हैं, सिटीजन। तो इस इंग्लिश वर्ड का दूसरा मीनिंग हमें समझ में आया, वो क्या, सिटीजन। और ये कहाँ के सिटीजन की बात करता है, इंग्लैंड के लोगों को हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश। इंग्लैंड के लोगों को हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश। जैसे डेनमार्क में रहने वाले को क्या कहेंगे, डेनिश। ब्रिटेन में रहने वाले को क्या कहेंगे, ब्रिटिश। स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे, स्विस। वैसे ही इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे, इंग्लिश। तो इस इंग्लिश वर्ड का दूसरा मीनिंग हमें समझ में आया, वो क्या, दैट इज सिटीजन। और ये कहाँ के सिटीजन की बात करता है, इंग्लैंड के लोगों को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश। तो मैं बात करूँ अपने सेंटेंस की, आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मैं आपका एक अंग्रेज अध्यापक हूँ, मैं आपका एक अंग्रेज अध्यापक हूँ। लेकिन ये सेंटेंस अगर मैंने अपने लिए यूज किया है, अगर इस सेंटेंस को मैंने मेरे लिए यूज किया है, अपने लिए यूज किया है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मैं आपका इंग्लिश अंग्रेज़ अध्यापक हूँ, क्योंकि भाई मैं तो अंग्रेज़ नहीं हूँ, मैं तो भारतीय हूँ। लेकिन अगर ये सेंटेंस मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया है जो इंग्लैंड का रहने वाला है और साथ ही साथ वो एक टीचर भी है, तो ये सेंटेंस लिखना बिल्कुल सही होगा, आई एम योर इंग्लिश टीचर, आई एम योर इंग्लिश टीचर। लेकिन इस सेंटेंस के थ्रू मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि मैं आपका अंग्रेजी का टीचर हूँ, मैं आपका अंग्रेजी का टीचर हूँ। अंग्रेजी के टीचर को दिखाने के लिए जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर यूज किया है इंग्लिश टीचर, वो फ़िलहाल अभी गलत है। तो अंग्रेजी के टीचर को दिखाने के लिए हम किस तरीके से दिखाएंगे, जैसे मैंने लिखा रोहित हाउस, मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा रोहित हाउस। इस लिखे गए एक्सप्रेशन से हमें ये तो समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, रोहित का घर। लेकिन रोहित के घर को दिखाने के लिए जो एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया है वो फ़िलहाल अभी गलत है। रोहित के घर को दिखाने के लिए हम दो तरीके से रोहित के घर को दिखा सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम अपोस्ट्रोफी एस से रोहित के घर को दिखा सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, रोहित्स हाउस। हम क्या लिख सकते हैं, रोहित हाउस। दूसरा हम ऑफ लगाकर हाउस ऑफ रोहित, हाउस ऑफ रोहित। पहला तरीका हमने अपोस्ट्रोफी एस से रोहित के घर को दिखा दिया, दूसरा हमने प्रेपोजिशन ऑफ से रोहित के घर को दिखा दिया। जैसे यहाँ पर मैंने रोहित का घर दिखाया, कुछ उसी तरह से मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूँ, इंग्लिश का टीचर। तो इंग्लिश के टीचर को दिखाने के लिए दो एक्सप्रेशन हमें मिले, इंग्लिश के टीचर को दिखाने के लिए दो एक्सप्रेशन हमें मिले। पहला एक्सप्रेशन हमें क्या मिला, इंग्लिश टीचर। एक एक्सप्रेशन हमें मिला इंग्लिश टीचर, दूसरा एक्सप्रेशन हमें क्या मिला, टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश। ये दो एक्सप्रेशन हमें मिले इंग्लिश के टीचर को दिखाने के लिए। अगर इन दोनों में से मैं बात करूं कि सही कौन सा है, अगर इन दोनों में से मैं बात करूं कि सही कौन सा है, तो जो सही होगा वो होगा आपका टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश टीचर कहना अपने आप में गलत होगा, इंग्लिश टीचर अपने आप में गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है, इसका यूज़ आमतौर पर लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। इसका यूज़ आमतौर पर लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ आमतौर पर
जनरली हम लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, हालांकि इसका यूज़ नॉन लिविंग चीज़ों के लिए भी कर लिया जाता है, लेकिन नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ हम कब करेंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक सीखते रहेंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को आगे सीखते रहेंगे कि भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम नॉन लिविंग चीज़ों के साथ कब कर सकते हैं। तो इंग्लिश के टीचर को दिखाने के लिए जो हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया था टीचर ऑफ इंग्लिश, ये अपने आप में गलत होगा। तो इंग्लिश के टीचर को दिखाने के लिए सही एक्सप्रेशन हमारे लिए क्या रहेगा, टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि भाई किसी इंग्लिश के टीचर को हम कैसे दिखाएंगे, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। तो किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को अगर आप दिखाना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को आप दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, टीचर ऑफ फिर उस सब्जेक्ट का नाम। जैसे मैंने कहा भी टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, टीचर ऑफ फिजिक्स, टीचर ऑफ बायोलॉजी, टीचर ऑफ हिंदी। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आज हमारे बायोलॉजी के टीचर अब्सेंट हैं तो मैं कैसे कहूँगा, टीचर ऑफ बायोलॉजी इज़ अब्सेंट टुडे, टीचर ऑफ बायोलॉजी इज़ अब्सेंट टुडे। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को हम कैसे दिखाएंगे, टीचर ऑफ फिर उस सब्जेक्ट का नाम जिस सब्जेक्ट की बात की जा रही है। इसी पैटर्न के ऊपर आपसे एग्ज़ाम में एक सेंटेंस पूछा गया था, आपसे एक एरर पूछा गया था। देखते हैं कि वो एरर क्या पूछा गया था, क्या सेंटेंस आपसे पूछा गया था। वो सेंटेंस मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक बार। मैंने आपके सामने लिखा, रोहन इज टीचिंग फिजिक्स, रोहन इज टीचिंग फिजिक्स एज फिजिक्स टीचर, has been absenting himself for 10 days। ये एक सेंटेंस आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया था सेम पैटर्न के ऊपर। रोहन इज टीचिंग फिजिक्स एज फिजिक्स टीचर हैज़ बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर 10 डेज। रोहन फिजिक्स पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है भाई? क्योंकि जो फिजिक्स का टीचर है उसने खुद को 10 दिन से एब्सेंट कर रखा है। 10 दिन से फिजिक्स के टीचर एब्सेंट है, इसीलिए रोहन फिजिक्स पढ़ा रहा है। तो फिजिक्स के टीचर को दिखाने के लिए ये एक्सप्रेशन जो हमने यूज़ किया फिजिक्स टीचर, ये कहना अपने आप में गलत होगा। तो सही एक्सप्रेशन क्या रहेगा? टीचर ऑफ फिजिक्स, टीचर ऑफ फिजिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से दिखाया जाता है। अभी हमने सीखा कि इंग्लिश वर्ड है क्या, इस इंग्लिश का मीनिंग क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि भी किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश को पूछने का पैटर्न क्या रहता है, किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश को पूछने का क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है और किस तरीके से आपसे इंग्लिश में चीज़ें पूछी जाती हैं, किस तरह से आपसे इंग्लिश में चीज़ें पूछी जाती हैं। जिस किसी भी एग्ज़ाम में आपसे इंग्लिश पूछी जाती है उसमें सबसे पहले आपसे कॉमन एरर्स करके पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे फिलर्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। फिलर्स और क्लोज टेस्ट कुल मिलाकर क्या होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स।
ब्लैंक में कुछ फिल करना। तो जिस किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश को पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, और इसके अलावा आपका कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है, जिस किसी भी एग्ज़ाम में आपसे इंग्लिश पूछी जाती है, आपका सीडीएस का एग्ज़ाम है, जिस किसी भी एग्ज़ाम में आपसे इंग्लिश पूछी जाती है, उसको पूछने का यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। आपको कॉमन एरर्स देखने को मिलते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, फिलर्स मिलते हैं, क्लोज टेस्ट मिलते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, क्लोज टेस्ट क्या होते हैं, फिलर्स क्या होते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या है, कॉमन एरर्स क्या है, इनको सीखते हैं कि भाई इनमें डिफरेंस क्या होता है। इसमें मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा और समझने की कोशिश करते हैं कॉमन एरर्स क्या है। मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, आई डू नॉट लाइक मोहित। आई डू नॉट लाइक मोहित, भाई कोई मोहित हो तो बुरा मत मानना, है सेंटेंस है सिर्फ। आई डू नॉट लाइक मोहित एज ही इज अ चीटर। मैंने ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, आई डू नॉट लाइक मोहित एज ही इज अ चीटर, और मैंने इस सेंटेंस को ए पार्ट, ये आपका बी पार्ट और ये सी पार्ट, ये हो गया आपका ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये हो गया आपका सी पार्ट। इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, और आपका डी पार्ट हो गया नो एरर वाला, बी पार्ट हो गया आपका नो एरर वाला। मैंने इस सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी पार्ट्स। अभी हमें फाइंड करना है कि इस लिखे गए सेंटेंस में कौन से पार्ट में आपको एरर दिया गया है, इस लिखे गए सेंटेंस के कौन से पार्ट में आपको एरर दिया गया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस लिखे गए सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। अगर हम बात करें कि सेंटेंस में एरर क्या है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस लिखे गए सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है, और वो एरर क्या है, जो हमने यहाँ पर चीटर का यूज़ किया है। चीटर का यूज़ करना अपने आप में गलत होता है, चीटर का यूज़ करना अपने आप में गलत होता है। हालांकि पढ़ने में और सुनने में ये बिल्कुल सही लगता है चीटर, बचपन से हम इसको यूज भी करते आ रहे हैं, और हम बोलते हैं भाई यू आर अ चीटर, ही इज़ अ चीटर। तो हमें इस सेंटेंस में कोई कमी नज़र नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर जो हमने चीटर का यूज़ किया है वो अपने आप में गलत है। तो सही वर्ड क्या होगा, चीट। सही वर्ड क्या रहेगा, चीट। जो चीटर आपने यूज़ किया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लैंग कह देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लैंग कह देते हैं। स्लैंग क्या होता है डियर, किसी भी लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स बन जाते हैं जो आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर हम ग्रामर की बात करेंगे, वहाँ पर वे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आम बोलचाल में, कन्वर्सेशन में उन वर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, स्लैंग कह देते हैं। जैसे एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा, रेन। अगर मैं इस रेन वर्ड की मीनिंग की बात करूं, इस रेन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, भी बारिश होता है, हम इसको वर्षा कह देते हैं। लेकिन कई बार हम इनको ये बोल देते हैं कि बाहर बूंद आ रही है। अगर आप बूंद आना, बूंद का मीनिंग इंग्लिश में सर्च करेंगे, डिक्शनरी में सर्च करेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ड्रॉप। वहाँ पर आपको क्या मीनिंग मिलेगा, ड्रॉप। कुछ लोग भावनाओं में बहकर क्या बोल देते हैं, बाहर राम जी बरस रहा है, बाहर राम जी बरस रहा है। ये राम जी बरसना, बूंद आ जाना, ये क्या है, अपने आप में एक स्लैंग है। स्लैंग कुछ ऐसे वर्ड्स जो आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन रियलिटी में भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक ऐसा ही वर्ड आपने सुना होगा, फेस।
इस फेस वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है दैट इज चेहरा। लेकिन कई बार हम ऐसे बोल देते हैं किसी को कि भाई मुझे तेरा थोपड़ा पसंद नहीं है, तो क्या आप ये थोपड़ा यूज करेंगे? भाई मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में आपको हिंदी का आपका एग्ज़ाम है और वहाँ पर आपको चेहरा लिखना है, तो क्या आप चेहरे को बदलकर थोपड़ा यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हम बोलने में तो यूज कर देते हैं कि भाई मुझे तेरा थोपड़ा पसंद नहीं है। इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम स्लैंग कह देते हैं। स्लैंग क्या होते हैं? वे वर्ड्स जो आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं लेकिन रियलिटी में वे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कॉमन एरर्स क्या होते हैं। कॉमन एरर्स मतलब आम गलतियाँ जो हम बोलचाल में कर देते हैं, इसके अलावा हम बात करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। इसके अलावा अब हम बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या होता है डियर? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मतलब किसी भी लिखे गए सेंटेंस में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। सेंटेंस का एक पार्ट दे रखा होगा, उसको अंडरलाइन किया गया होगा। कोई भी सेंटेंस होगा उसका एक पार्ट दिया गया होगा, उसको अंडरलाइन किया गया होगा। उस अंडरलाइन वाले पार्ट में ही आपको चीज़ों को इम्प्रूव करके लिखना है कि हम वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं। सो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या होता है? लिखे गए सेंटेंस के एक पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा। अगर वहाँ पर कोई गलती दी गई है तो उस गलती को आपको इम्प्रूव करके सही करना है। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा और मैंने आपके सामने लिखा ही returned back from Mumbai. He returned back from Mumbai yesterday. He returned back from Mumbai yesterday. तो इस लिखे गए सेंटेंस में आपका ये वाला पार्ट आपको अंडरलाइन करके दिया गया है। अगर इस सेंटेंस में आपको लगता है कि किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। ये आपको एक अंडरलाइन पार्ट दिया गया है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है रिटर्न्स बैक, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है रिटर्न्स। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है हैज़ रिटर्न्ड। थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है रिटर्न्ड। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नो इम्प्रूवमेंट। ये 4 ऑप्शन आपको सामने आपके दिए गए हैं इस इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी लगे कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है भी या नहीं है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो यहाँ पर हम उस इम्प्रूवमेंट को यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो हम नो इम्प्रूवमेंट का यूज़ करेंगे। तो इस लिखे गए सेंटेंस में अगर मैं बात करूं कि इम्प्रूवमेंट क्या करना है हमें, तो हम यहाँ पर जो हमने बैक का यूज़ किया है रिटर्न के साथ, वो अपने आप में गलत है, क्योंकि इस रिटर्न का मतलब ही क्या होता है? इस रिटर्न का मतलब क्या होता है? लौट आना। जब इस रिटर्न का मतलब ही वापस आ जाना होता है, वापस मुड़ जाना होता है, तो इसके साथ जो हमने बैक का यूज़ किया यहाँ पर गलत है। अगर इस रिटर्न की जगह यहाँ पर केम लिखा होता तो केम के साथ हम बैक का यूज कर सकते थे, क्योंकि केम का मतलब होता है सिर्फ आना और
बैक हमने किस लिए यूज़ किया, वापस आ जाना। लेकिन रिटर्न के साथ अगर हमने बैक का यूज़ किया है तो वो अपने आप में गलत हो जाता है, वो अपने आप में सुपरफ्लोस हो जाता है। सुपरफ्लोस क्या होते हैं डियर? सुपरफ्लोस क्या होता है? व्हाट इज सुपरफ्लोस? सुपरफ्लोस मतलब रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब अननेसेसरी यूज ऑफ वर्ड्स, अननेसेसरी यूज ऑफ वर्ड्स। जिन वर्ड्स की हमें ज़रूरत नहीं है उनको यूज कर लेना क्या कहलाता है? सुपरफ्लोस, रिडंडेंसी हम इसको कह देते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे ठंडी बर्फ़ चाहिए, मुझे ठंडी बर्फ़ दे दो, मुझे ठंडी बर्फ़ चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, जो बर्फ़ होती है वो अपने आप में ठंडी होती है, तो इसीलिए वहाँ पर ठंडी वर्ड का यूज़ कर लेना अपने आप में क्या होगा? सुपरफ्लोस। तो रिटर्न के साथ हम बैक का यूज़ नहीं करेंगे, रिटर्न के साथ हम बैक का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, किसी भी लिखे गए सेंटेंस में आप कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको जो इम्प्रूवमेंट लगता है आपको वो इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि हमें किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं तो हम हमारा 4th ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का यूज़ करें। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, रिटर्न्स प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन बात पास्ट की हो रही है, यस्टरडे कल की बात हो रही है, इसलिए रिटर्न्स का यूज़ नहीं करेंगे। हैज़ रिटर्न, हैज़ का यूज़ भी प्रेजेंट में किया जाता है, इसीलिए हैज़ रिटर्न का यूज़ कर देना भी गलत हो। रिटर्न का यूज़ करेंगे हम, क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि रिटर्न पास्ट को भी दिखाता है और रिटर्न का अपने आप में मीनिंग क्या होता है? वापस लौट जाना। तो इसीलिए हमारे लिए जो ऑप्शन सही होगा दैट वुड बी 3rd ऑप्शन, रिटर्न का हम यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि लिखे गए सेंटेंस में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं फिलर्स क्या होते हैं और किस तरीके से आपको फिलर्स को फिल करना होता है, किस तरह से आपको फिलर्स को फिल करना होता है। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा और मैंने लिखा द एंग्री मॉब ब्लैंक द DM, द एंग्री मॉब ब्लैंकेड द DM। और 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे। ऑप्शन 1 क्या हो गया? किल्ड। ऑप्शन 2 abused। ऑप्शन 3 slapped। lynched। ये एक सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा, द एंग्री मॉब ब्लैंक द DM, और ये 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने दिखे, किल्ड, एब्यूज्ड, स्लैप्ड, लिंच्ड। इन चारों ऑप्शंस में से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर फिल करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर क्या होगा? भाई एंग्री मॉब, भाई गुस्साई भीड़। अगर हम यहाँ पर बात करें एंग्री मॉब, तो यहाँ पर एंग्री मॉब लिख देना अपने आप में क्या हुआ? एक सुपरफ्लोस हो गया, क्योंकि मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब का अपने आप में मीनिंग होता है क्राउड। मॉब का मतलब क्या होता है? क्राउड, और एक ऐसा क्राउड। मॉब का मतलब क्या होता है? क्राउड, और एक ऐसा क्राउड जो एंगर से भरा हुआ है, जो गुस्से से भरा हुआ है, जो नाराज है। तो इस क्राउड, इस मॉब का मीनिंग ही एंग्री क्राउड को दिखाता है। इस मॉब का मीनिंग ही एंग्री क्राउड को दिखाता है। तो यहाँ पर अलग से एंग्री वर्ड का यूज़ कर देना, यहाँ पर अलग से एंग्री वर्ड का यूज़ कर देना अपने आप में क्या होगा? एक सुपरफ्लोस। तो एंग्री वर्ड का यूज़ हम मॉब के साथ नहीं करेंगे। इन ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं। गुस्साई भीड़, भाई भीड़ गुस्से में थी किसी बात को लेकर,
लोग गुस्से में थे तो गुस्से में आकर भी क्या कर सकते हैं, वे किल, भाई डीएम को वो किल कर सकते थे, डीएम को मार सकते थे। भाई गुस्से में थे तो एब्यूज, गाली करना, गाली देना तो बहुत कॉमन बात है। स्लैप, भाई थप्पड़ भी मार सकते थे वे, क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। लिंच्ड, लिंच एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब मारना होता है, लेकिन अब मारने के लिए यहाँ पर हमें दो वर्ड देखने को मिले, एक लिंच मिला और दूसरा आपको किल्ड मिला। दोनों का मतलब क्या होता है, जान से मार देना। यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, इसी दायरे को हमें समझना है कि यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फिल करने की, तो मोब के साथ आपने एक वर्ड को एसोसिएशन के तौर पे पढ़ा होगा। मोब के साथ जो वर्ड आपका लिखा जाता है वो क्या होता है, आपका लिंच वर्ड। तो हम यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को फिल करेंगे, किल्ड का यूज़ हम नहीं करेंगे। लिंच्ड मोब के साथ यूज किया जाता है, तो हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या रहेगा, लिंच्ड का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, द मोब लिंच्ड द डीएम, द मोब लिंच्ड द डीएम। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि कॉमन एरर्स क्या होते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या होते हैं, फिलर्स क्या होते हैं या क्लोज टेस्ट क्या होते हैं। फिलर्स का मतलब होता है भाई एक ब्लैंक दिया गया है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा वहाँ पर फिल करना होगा। क्लोज टेस्ट क्या होता है, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ में सिस्टेमेटिकली तरीके से कुछ ब्लैंक्स आपको दिए जाते हैं और उन ब्लैंक्स को आपको फिल करना होता है। यही डिफरेंस होता है फिलर्स में और क्लोज टेस्ट में। जैसे एक पेयर आपके सामने मैंने लिखा भाई वेडिंग, और दूसरा मैंने आपके सामने लिखा मैरिज। एक कंफ्यूजिंग पेयर मैंने आपके सामने लिखा वेडिंग और मैरिज। हमारे लिए तो दोनों का मतलब क्या होता है, शादी। अगर हिंदी मीनिंग की हम बात करेंगे तो इन दोनों वर्ड्स का हिंदी मीनिंग क्या रहेगा, शादी। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले वीक, लास्ट वीक मैं अपने दोस्त की शादी में गया था, तो शादी को दिखाने के लिए दो वर्ड हमें मिले, वेडिंग, दूसरा एक मैरिज। तो यहाँ पर इन दोनों में से हम क्या यूज़ करेंगे, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग से लगते हैं क्योंकि दोनों का मतलब तो शादी होता है, लेकिन ब्लैंक में हमें क्या फिल करना है, तो वहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, वहाँ पर हम वेडिंग को फिल करेंगे, ना कि मैरिज को। ऐसा क्यों किया हमने, वाई वी डिड सो, क्योंकि जो वेडिंग का मीनिंग होता है डियर, वेडिंग दिखाता है सेरेमनी को। वेडिंग किसकी बात करता है, वेडिंग बात करता है सेरेमनी, फंक्शन की बात करता है, और जो मैरिज बात करता है वो रिलेशन की बात करता है। वेडिंग बात करता है किसी भी सेरेमनी की, फंक्शन की, मैरिज बात करता है आपके रिलेशन की। तो मैं अपने दोस्त की शादी की फंक्शन में गया था, ना कि मैं उनके रिलेशन में घुस गया था, ना कि मैं उनके रिलेशन में चला गया था। आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जो शादी से पहले कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हम उनको क्या कहते हैं, वेडिंग कार्ड्स, ना कि मैरिज कार्ड्स। जो शादियों को प्लान करने वाले होते हैं, वे लोग जो शादियों को प्लान करते हैं, शादियों के लिए जो चीज़ें अरेंज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वेडिंग प्लानर्स, वेडिंग प्लानर्स। एक लड़का और एक लड़की कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं, तो उनकी शादी को हम क्या कहते हैं, कोर्ट मैरिज, ना कि कोर्ट वेडिंग। तो कहीं ना कहीं इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग में डिफरेंस है। जब वे शादी कर लेते हैं तो कोर्ट की तरफ से उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उस सर्टिफिकेट को क्या कहा जाता है, कोर्ट मैरिज। उस सर्टिफिकेट को क्या कहा जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट, ना कि वेडिंग सर्टिफिकेट। तो इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजिंग पेयर्स हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, जैसे बाय और परचेज में क्या डिफरेंस है, सिंक और ड्रोन में क्या डिफरेंस है। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे हम चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे, चीज़ों को सीखते जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन एरर्स क्या होते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या होता है, फिलर्स क्या होते हैं और क्लोज टेस्ट क्या होते हैं।
इसके अलावा आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है एग्ज़ाम में, इसके अलावा आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है एंड दैट इज़ वोकेबलरी, दैट इज़ वोकैब। ये बहुत ही टिपिकल और डिफ़िकल्ट पोर्शन लगता है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहते हैं कि सर ग्रामर तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वोकैबलरी, जब वोकैबलरी की बात आती है तो हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों के ऊपर काम करें। वोकैबलरी में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वोकैबलरी में आपसे सबसे पहले पूछे जाते हैं सिनोनिम्स, इसके अलावा आपसे एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। स्पेलिंग टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। सो वोकैबलरी में आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, स्पेलिंग टेस्ट पूछी जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं डियर? सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर इन मीनिंग, ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग में एक जैसे होते हैं, सिमिलर्स होते हैं। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट इन मीनिंग, वे वर्ड्स जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं मीनिंग्स में। स्पेलिंग टेस्ट, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन से ऑप्शन की या कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपसे, कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही तरीके से लिखी गई है। स्पेलिंग टेस्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि भाई सभी की सभी स्पेलिंग्स हमें सही लगती हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं? बहुत सारे वर्ड्स को एक ही वर्ड के साथ रिप्लाई कर देना, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। जैसे मैंने कहा वन हु बिलीव्स इन गॉड, उसको हम क्या कह सकते हैं? थीस्ट। वन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अथीस्ट। तो पूरी की पूरी लाइन को एक वर्ड से रिप्लेस कर देना, थीस्ट, अथीस्ट। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, पॉलीथीस्ट। तो ये क्या है अपने आप में? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। उसके अलावा आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो इसको 2 तरीके से यूज किया जा सकता है। एक इसका होता है लिटरल मीनिंग, एक इसको हम लिटरल मीनिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। लिटरल मीनिंग क्या? जैसे वर्ड्स लिखे गए हैं उसको उसी तरीके से यूज़ करना, जैसा लिखा गया है, जैसा कहा गया है वैसे ही उसको यूज़ कर लेना। दूसरा इसका यूज़ करते हैं अप्लाइड, अप्लाइड मीनिंग के तौर पे। अप्लाइड मीनिंग के तौर पे आई मीन टू से कि भाई जैसा लिखा गया है उसको वैसे ही ना समझकर उसका एक अलग से मीनिंग निकाल लेना, वो क्या होता है? इडियम एंड फ्रेज का अप्लाइड मीनिंग। लेकिन जैसा लिखा गया है वैसे ही कहा गया है, वैसा ही मीनिंग वहाँ से निकला है, उसको हम क्या कहते हैं? लिटरल मीनिंग। इसको हम शाब्दिक कहते हैं, इसको हम भावार्थ, मतलब जो उसका भाव निकल कर आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ईडियम का अप्लाइड मीनिंग कह देते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मोहित तो बहुत चालाक है, मोहित तो बहुत चालाक है। अब यहाँ पर मैंने मोहित को क्या दिखाया? चालाक। लेकिन जैसे मैंने कहा वैसे ही उसका मीनिंग निकला। लेकिन यहाँ पर मैं मोहित को चालाक दिखाने के लिए अगर मैं ये ना बोलकर मैं ये बोलता हूँ कि भाई मोहित तो एक लोमड़ी है,
मोहित तो एक लोमड़ी है, तो लोमड़ी क्या दिखा रहा है कि भी मोहित लोमड़ी की तरह चालाक है, ये उसका एक अप्लाइड मीनिंग है। जैसे मैंने कहा कि आप सभी बहादुर हैं, आप सभी बहादुर हैं, ये तो हुआ ईडियम के लिटरल मीनिंग, ये तो ईडियम की लिटरल मीनिंग की बात हुई कि आप सभी बहादुर हैं, जैसा कहा जैसा लिखा वैसा ही उसका मीनिंग समझ में आया। लेकिन बहादुर दिखाने के लिए मैंने आपको ये कहा कि भाई आप सभी तो शेर हैं, तो शेर से मेरा मतलब क्या है कि भाई मैं आपको बहादुर दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ब्रीव दिखाना चाहता हूँ। ये क्या हुआ आपका ईडियम का अप्लाइड मीनिंग। किसी भी ईडियम के लिखा गया वर्ड कुछ और है लेकिन उसका भाव कुछ और निकल कर आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ईडियम का अप्लाइड मीनिंग। जैसे मैंने कहा कि भाई आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत अच्छा, आते टाइम खंबा पकड़ते लाना। आई होप भी समझ गए होंगे खंबे से मेरा मतलब क्या है। मैं यहाँ पर खंबे से, अगर खंबे के मीनिंग की बात करेंगे तो खंबे का जो मीनिंग होता है वो तो पोल होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक दूसरा मीनिंग इसका समझ में आया, और वो क्या, भाई वही रोल स्टैग, जैसे ही मौसम सुहाना होता है, चार दोस्त इकट्ठे होते हैं और पहुंच जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि लिटरल मीनिंग क्या होता है और अप्लाइड मीनिंग क्या होता है। तो आज हमने डिस्कस किया इंग्लिश है क्या, इस इंग्लिश वर्ड का क्या मीनिंग है, किस तरह से किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश को पूछा जाता है, पूछने का क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है, और किस तरह से हमें चीज़ों के ऊपर काम करना है। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, और आगे आने वाली क्लासेस में हम धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीज़ों को यूज किया जाता है और कैसे हमें उनके ऊपर काम करना है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, एंजॉय द टाइम।